तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इन्फ्लेमेशन टाइप इन्फ्लेमेशन पढ़ा। दो तरीके की होती है, इट इज एक्यूट एंड क्रोनिक। एम आई राइट? एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एम आई राइट? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. ओके, तो हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। आज हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो मैं अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, then we will discuss about the chronic inflammation. Okay, is it clear to all? यस मैम। Okay. स्क्रीन विजिबल है सभी को? नो मैम। Oh, ma'am. Now it is visible? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, what is this chronic inflammation? It is the inflammation of prolonged duration. मतलब जो लंबे समय तक रहे, वीक टू मंथ्स टू ईयर्स, ठीक है, कुछ वीकों के लिए या कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए जो रहे, ठीक है, ये एक इन्फ्लेमेशन है प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन की, वीक्स टू मंथ्स टू ईयर्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक्टिव इन्फ्लेमेशन होती रहती है। एक्टिव इन्फ्लेमेशन टिश्यू इंजर्ड होता है और हीलिंग प्रोसीड साइमल्टेनियसली, साथ साथ हीलिंग भी होती रहती है। मतलब टिश्यू बार बार उसमें घाव होता रहता है, मतलब बार बार चोट लगती रहती है टिश्यू को, ठीक है, बार बार चोट लगती रहेगी और बार बार हील होता रहेगा। चोट लगने के साथ साथ हीलिंग भी साथ साथ होती रहेगी, लेकिन ये क्या होता है, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल तक चलती है। समझ में आया? इसीलिए बेकार है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब ज्यादा लेवल की। कुछ समझ में आया नहीं आया? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, तो नोट डाउन करिए, व्हाट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, weeks to months to years, in which active inflammation, tissue injury and healing process simultaneously. तो आप इसे नोट डाउन करिए। ओके, क्लियर है सबको? व्हाट इज दिस क्रोनिक ma'am. इन्फ्लेमेशन? ओके, हो गया नोट डाउन? No, ma'am. ओके, नोट डाउन करिए। ओके, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनफिल्ट्रेशन विद मोनोन्यूक्लियर सेल। मोनोन्यूक्लियर सेल क्या होते हैं? इनफिल्टर्ड हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्लाज्मा सेल टिश्यू डिस्ट्रक्शन, जो प्लाज्मा सेल टिश्यूज जो होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, रिपेयर होती है इसमें, ठीक है। एंजियोजेनेसिस होता है, ठीक है,
फिब्रोसिस होता है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर होती है, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर सेल क्या होते हैं, इनफिल्टर्ड हो जाते हैं। फिर प्लाज्मा सेल के जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, टूटने लग जाते हैं। रिपेयरिंग होती है इसमें, एंजियोजेनेसिस होता है एंड फाइब्रोसिस होता है। इज इट क्लियर? ये सारे के सारे इवेंट्स के नाम है, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में होते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसे नोट करिए, कैरेक्टराइज बाय को। हो गया मैम। ओके। कब एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट होती है? मैंने भी आप लोगों को बताया क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो कब एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रोनिक में कन्वर्ट होगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कब होगी, सॉरी मैंने अभी आप लोगों को बताया क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो होती क्या है। अब जो एक्यूट होती है, जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, वो लॉन्ग टाइम में कब कन्वर्ट होती है, ठीक है। किस किस सेटिंग्स की वजह से कन्वर्ट होती है, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कॉल्ड डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। इम्यून मीडिएटेड इंफ्लेमेटरी, अगर किसी को इम्यून मीडिएटेड, इम्यून से होने वाली इंफ्लेमेटरी डिजीजेस, सूजन वाली डिजीज हो तो ऐसा होगा। ऑटो इम्यून डिजीज हो किसी को तो ऐसा होगा, ठीक है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं ना हमारी बॉडी में, तो टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो, जिसे हम बोलते हैं डिले टाइप हाइपरसेंसिटिविटी। तो इन तीन कंडीशंस के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ये ma'am. तीन Yes, ma'am. कंडीशन, Yes, या ma'am. तो बंदे को ऑटो इम्यून डिजीज हो, या इम्यून मीडिएटेड इंफ्लेमेटरी डिजीज हो, या टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो। इन तीनों कंडीशन के अंदर क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। अब क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स होते हैं या मीडिएटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फंडामेंटल फीचर जो होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की, ऑफ इट्स परसिस्टेंस, ठीक है। क्या क्या होते हैं वो, किस में होते हैं, रिजल्ट फ्रॉम, पहले आप ये नोट डाउन करिए, व्हेन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कन्वर्ट टू क्रोनिक, एक्यूट इज कन्वर्टेड टू क्रोनिक, क्या क्या सेटिंग्स होती है जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अराइजेस होती है, पहले ऐसे नोट करिए। नोट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। हो रहा है नोट? Yes. अभी नहीं मैम।
समझ आ रहा है बेटा सभी को? यस मैम। हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am. यस मैम। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन सेल एंड मीडिएटर्स, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लामेटरी सेल कौन कौन से हैं? मीडिएटर्स। इट इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज इट्स परसिस्टेंस, कि ये काफी लंबे टाइम तक रहती है, इसका रहना इसका एक फंडामेंटल फीचर है कि भाई क्रोनिक है या एक्यूट है, तो अगर लंबे टाइम के लिए रहेगी तो दैट इज क्रोनिक, ठीक है। ये किसकी वजह से होती है? कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से, सेल जो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे पहुंचे और जो एक्टिवेटेड है उस साइट पे, उनके कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से होती है। समझ में आया? Yes, ma'am. समझ में आया? ठीक है, ओके। अब कौन कौन से सेल है? जैसे कि मैक्रोफेजेस है, ये डोमिनेंट सेल है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का। ये किससे डराइव करते हैं हम? जो हमारे ब्लड के अंदर मोनोसाइट जो होते हैं, सर्कुलेटिंग मोनोसाइट, उनसे मैक्रोफेजेस को हम डराइव करते हैं, लेते हैं। ये किस तरीके का एक्ट करता है? फिल्टर फॉर पार्टिकुलेट मैटर, फिल्टर की तरह काम करता है। किसके लिए? पार्टिकुलेट मैटर, माइक्रोब, सेनेसेंट सेल, मतलब जो बुड्ढा सेल है वो। और ये किसके लिए? एक्टिंग एज अ सेंटिनल्स, इन सब सेल के लिए ये पार्ट फिल्टर की तरह काम करता है, ठीक है। इन सबसे इनको बचाता है, ठीक है। जैसे किसी टिश्यू पे चोट लगी है तो इन सारे तरीके के जो सेल होंगे उसे खाने के काम करेगा, उसे खत्म करने का काम करेगा। समझ में आ रहा है? यस। यस, समझ में आ रहा है। इन दोनों स्लाइड्स को आप नोट करिए ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। सेल्स एंड मीडिएटर्स में मैक्रोफेजेस है, ठीक है। सेल्स एंड मीडिएटर्स मतलब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की एक क्या फीचर है कि वो लंबे टाइम तक रहती है, परसिस्टेंस मतलब रहना। फिर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है, जो इन्फ्लेमेशन की साइड पे सेल है और जो एक्टिवेटेड है वहां पे, उनके बीच में कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन, ठीक है। और मैक्रोफेज सेल जो होते हैं डोमिनेंट सेल होते हैं इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ब्लड के अंदर जो मोनोसाइट होते हैं उनसे हम उसे डराइव करते हैं, और ये फिल्टर की तरह काम करता है for particulate matter, microbes, senescent cell, as well as acting as a sentinels. नोट डाउन कर रहे हैं? यस मैम। ओके okay.
हो रहा है नोट डाउन बेटा? Yes, ma'am. ओके, सेल्स, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड मीडिएटर्स, कौन कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं इसमें, मीडिएटर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? एक तो मैक्रोफेजेस होता है। मैक्रोफेजेस तो डोमिनेंट सेल है इसके अंदर, जिसको हम किससे लेते हैं, मोनोसाइट से लेते हैं। सेल के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स होते हैं। हो गया नोट? यस और नो? आवाज नहीं आ रही है मेरी? यस, मेरी वॉइस नहीं आ रही? No. मैम आ रही है, अभी नोट नहीं हुआ। मैम करिए। तो मैक्रोफेजेस क्या होता है, डोमिनेंट सेल होते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के। इनको हम किससे डायरेक्ट करते हैं, सर्कुलेटिंग ब्लड मोनोसाइट से। और ये किसकी तरह काम करता है, फिल्टर्स की तरह काम करता है फॉर पर्टिकुलेट मैटर, माइक्रोब्स एंड सैनिटरी सेल्स, एज वेल एज एक्टिंग एज अ सैनिटरी। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज, जैसे ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसमें फैले हुए होते हैं मैक्रोफेजेस। और लिवर के अंदर पाए जाते हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लंग्स, इन सब के अंदर ये मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, एक साथ ये जो सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम। ठीक है, पहले इसको नोट करिए तभी समझ में आएगा। मैक्रोफेजेस की स्लाइड दोनों नोट करिए। हो रहा है नोट? Yes, ma'am. ओके। हो रहा है बेटा नोट? Yes, मैम ma'am. हो गया।
तो ये सारे के सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, मोनोन्यूक्लियर फोगोसाइट सिस्टम, मैक्रोफेजिस सेल जो होते हैं, जिनका नाम होता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, देखो मोनोसाइट चिपक गए, मोनोसाइट ब्लड वेसल में है, चिपक गए, इमिग्रेट कर गए, मूव कर गए, तो क्या बन गए, ये बाहर निकल के मैक्रोफेजिस बन गए। एक्टिवेटेड बाय कहीं पे डेड सेल या माइक्रोब है, उनसे ये एक्टिवेट हो गए, या इम्यून टी सेल जो है एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेटेड मैक्रोफेजिस ने क्या किया, फाइब्रोसिस किया, जिसमें ग्रोथ फैक्टर बनाए, फाइब्रोजेनिक साइटोकाइनेसिस बनाई, या एंजियोजेनेसिस फैक्टर बनाए। या इसने क्या किया कि कहीं पे टिश्यू इंजरी हुई है या इन्फ्लेमेशन हुई है, वहां पे क्या किया, रिएक्टिव ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन स्पीशीज बनाई, प्रोटीएसिस बनाए, प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए साइटोकाइंस बनाए, जिसमें कीमोकाइंस होते हैं, कोगुलेशन फैक्टर बनाए, अमीनो एसिड मेटाबोलाइट बनाए। तो इस तरीके से इसने वहां पे टिश्यू इंजरी या इन्फ्लेमेशन पे हीलिंग का काम करने की कोशिश किया। समझ में आ रहा है कुछ? समझ आ रहा है कुछ? नो मैम। देखो बेटा, जो मोनोसाइट है उन्होंने क्या किया, सर ये ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेटिंग मोनोसाइट लिखा है ना, ब्लड वेसल के अंदर मूव कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यस मैम। ब्लड वेसल की वॉल से जाके चिपक गए और वहां से निकले बाहर। इमिग्रेशन है ना, इमिग्रेशन मतलब जाना, निकलना, ठीक है, इमिग्रेट करना, मूव करना। वहां से इमिग्रेट करके ये मैक्रोफेज बन गए, मैक्रोफेज बन गए। अब या तो इम्यून रिस्पॉन्स, एक्टिवेटेड टी सेल, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर टी सेल एक्टिवेट हुए हुए चोट लगने की वजह से, उन्होंने साइटोकाइंस, आईएफएन, गामा फैक्टर को रिलीज किया और उन्होंने मैक्रोफेज को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। या फिर कोई माइक्रोब या डेड सेल है, उसने मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर दिया। तो अब दो रिएक्शन होगी, जहां पे टिश्यू इंजर्ड हुआ है या इन्फ्लेमेशन हुई है, वहां पे रिएक्टिव ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन स्पीशीज बनेगी, प्रोटीएसिस बनेगा प्रोटीन खत्म करने के लिए, साइटोकाइंस बनेंगे जिसमें कीमोकाइंस होते हैं, कोगुलेशन फैक्टर्स बनेंगे, अमीनो एसिड मेटाबोलाइट्स बनेंगे, ये सारी चीजें बनेगी। या फिर फाइब्रोसिस होगी, जिसमें ग्रोथ फैक्टर पीडीजीएफ, पीडी ग्रोथ फैक्टर, एफ ग्रोथ फैक्टर, टी ग्रोथ फैक्टर बीटा, या फाइब्रोजेनिक जेनिक साइटोकाइंस या एंजियोजेनेसिस फैक्टर, ये सारे फैक्टर बनेंगे और हीलिंग होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है अब? यस मैम। यस मैम। अच्छा, मैक्रोफेजिस के बाद क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं, मोबिलाइज टू द सेटिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इम्यून स्टिमुलस। अगर कोई भी स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम की वजह से स्टिमुलस मिले उसे, स्टिमुलस मतलब उसको एक इशारा मिला, तो वो मोबिलाइज हो जाते हैं, मतलब चलने लग जाते हैं। एज वेल एज नॉन इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेशन भी करते हैं वो। ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ठीक है। देन इस्नोफिल्स, इस्नो, तो ये सारे के सारे सेल है जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या बोला मैंने, इस्नोफिल सेल कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन इन्फ्लेमेटरी साइड अराउंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासिटिक इन्फेक्शन जो होता है उसके चारों तरफ, जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है उसके चारों तरफ पाए जाते हैं ये, कौन, इस्नोफिल सेल। ठीक है, या फिर ये पार्ट होते हैं इम्यून रिएक्शन मीडिएटेड बाय आईजीई। ठीक है, जो एलर्जीज वगैरह से इम्यूनोग्लोबिन ई एसोसिएटेड होता है, उनके रिस्पॉन्सेस के अंदर ये इस्नोफिल पाए जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे सेल जो होते हैं वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं। समझ आ रहा है कुछ? यस मैम। फिर है बेटा मास्ट सेल्स। मास्ट सेल क्या होते हैं, सेंटिनल सेल्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर।
मास्ट सेल कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? जो बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लाइक ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, इन सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं क्या? मास्ट सेल्स। और पार्टिसिपेट करते हैं दोनों एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में। आर्म्ड विद IgE एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर सर्टेन एनवायरमेंटल एंटीजेंस। अगर कोई एनवायरमेंटल एंटीजेंस आ गए हैं, एनवायरमेंट से कोई भी अटैक कर रहा है एंटीजन, तो उसके लिए ये IgE एंटीबॉडी के साथ आर्म्ड होते हैं, ज्वाइंट होंगे, ठीक है। आर्म्ड विद IgE एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर सर्टेन एनवायरमेंटल एंटीजेंस, ठीक है। न्यूट्रोफिल आर द क्लासिक हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो न्यूट्रोफिल इज द क्लासिक हॉलमार्क। न्यूट्रोफिल एक्ट करेगा, उसी से ही पता चलेगा। Many form of chronic inflammation may nevertheless continue to show extensive neutrophilic infiltrates, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या शो करेगा? एक्यूट इन्फ्लेमेशन। क्लासिक हॉलमार्क मतलब उसका एक क्लासिक साइन है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, ठीक है। मेनी फॉर्म जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वो कंटिन्यू होगी और उसमें क्या शो होगा? न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट। न्यूट्रोफाइल वहां पे जमा हो जाएंगे और हमें पता लगता रहेगा कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। समझ में आ रहा है? यस, यस मैम। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ये न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल्स है ना, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सारे के सारे क्या है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर एक्ट करते हैं। और कैसे एक्ट करते हैं वो मैंने भी आप लोगों को बताया। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। लास्ट वाली लाइन, न्यूट्रोफिल वाली लाइन नोट डाउन कर लीजिए। करें नोट डाउन? यस मैम। हो गया? हो गया मैम। यस मैम। ओके, तो समझ में आया एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में? यस मैम। किसी को डाउट कुछ पूछना हो तो बताइए। प्रीवियस क्लास में हमने क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ा था, इस क्लास में हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ा। तो इन्फ्लेमेशन बेसिकली दो तरीके की होती है बेटा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जो क्रोनिक होती है वो लंबे टाइम के लिए परसिस्ट करती है और एक्यूट जो होती है शॉर्ट टाइम के लिए होती है। समझ में आया? और कौन कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं क्रोनिक के अंदर? हमने वो पढ़ा, मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस बनते हैं,
ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, और कैसे इन्वॉल्व होते हैं हमने ये स्टडी करी। तो क्लियर है सबको? यस मैम। कुछ डाउट? नो मैम। ओके